Unacademy. Let's crack it. So welcome back everyone to the Rankers Avenue channel. I'm Satyam this side, and today in this session I'm going to discuss the last 10 date prep tips before JEE Mains exam. So before we begin, make sure you like the video and subscribe the channel and hit the bell icon for further contents. So in the meantime of this video, I will discuss the main tips for the JEE Main exam first, and then the course tips which you should follow for the preparation in the last 10 days. So first point is that before writing any exam, you should understand the exam pattern. What is the pattern of the paper and how you are going to attempt that. So the JEE Main exam has all three subjects of equal weightage, no any superiority to any particular subject, and all the questions in each and every subject have equal marks, whether it being a MCQ question or it being a numerical question. So before going into examination mode, you have to attempt few mock test papers before the actual examination, so that you can assess your speed and assess your accuracy in different subjects, in how much time you are completing a particular subject, so that you can get the edge in the actual exam paper. So first thing what you need to analyze is what is your strength, like which subject do you have a lot of command in. Few students have chemistry very strong with them, and few students have maths very strong with them, and few start the paper with physics. So you have to decide first that which subject are you going to start with. Whatever it is, choose it decisively and try to complete that particular subject in as much less time as you can, with at most accuracy as you can. So what do I mean by this is that आपने हर मॉक टेस्ट पेपर को उस तरीके से अटेम्प्ट करना है जिस तरीके से आप उसे एक्चुअल एग्जाम में अटेम्प्ट कर रहे होगे. तो पहले आप अपने एक किसी ऐसे सब्जेक्ट को चुनो जिसमें आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो और आप उसके क्वेश्चंस को बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर सको. आप उन क्वेश्चंस को बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल के साथ अटेम्प्ट करो. उनको जितने क्वेश्चंस 30 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चंस में से जितने क्वेश्चन करेक्ट हो सकते हैं उतने करेक्ट करो, और विदाउट एनी डाउट जो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं उन्हें आप लीव करो और नेक्स्ट सब्जेक्ट पे मूव ऑन करो. किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को जब आप फिनिश करते हो तो आपको एक कॉन्फिडेंस में बूस्टअप नजर आएगा किसी भी मॉक टेस्ट एग्जाम में या एक्चुअल एग्जाम में. और अगर आपने अच्छे खासे टाइम के अंदर उस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लिया या उस सब्जेक्ट के मेजर पोर्शन को जो आपको आते थे उन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया, तो ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए बूस्टअप करेगा. और जैसे ही आप नेक्स्ट सब्जेक्ट में जाओगे तो आपको अपने टाइम के साथ क्वेश्चंस को मैनेज करने होंगे. आपको प्रायोरिटी लेवल में उन सारे क्वेश्चंस को सबसे पहले रखना होगा जो आपको 100% एफिशिएंसी के साथ आते हो, आप उसमें कम टाइम दे और आपको ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन हो. उन सारे क्वेश्चन को आपको अभी छोड़ना है जिन पे आपको थोड़ा डाउट है, या आपको उसमें लग रहा है कि लेंदी कैलकुलेशन आने वाला है, या आपको उस पे बिल्कुल ही क्वेश्चन को देखकर कोई टॉपिक समझ ही नहीं आ रहा कि वो किस टॉपिक से रिलेटेड है. आप पहले उन सारे क्वेश्चन को तीनों सब्जेक्ट में कंप्लीट कर लो जो आपको 100% एक्यूरेसी के साथ आता हो, आप उसमें बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो. और नेक्स्ट लेवल जब आप फर्स्ट रैप अप के बाद जब आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में जा रहे होगे तो नेक्स्ट ट्राई में आप उन सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो जिन पे आपको थोड़ा सा डाउट था या उनके कैलकुलेशन थोड़े लेंदी थे. आप उन सारे ये क्वेश्चंस को बिल्कुल पेशेंटली सॉल्व करना है, ताकि आप ऐसा ना हो कि आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और उसमें से 5 मिस्टेक कर गए या 5 क्वेश्चंस में आपको फाइनली डाउट ही रह गया. आप ट्राई करो कि 10 में से आप 6 क्वेश्चन को ही करो, बट 6 क्वेश्चन को 100% एक्यूरेसी के साथ करो. और फिर भी अगर आपके पास टाइम एक्स्ट्रा बच रहा है तो लास्ट अटेम्प्ट में आप उन सारे क्वेश्चंस को देखो जिनमें आपको बिल्कुल कुछ आइडिया ही नहीं आ रहा था, उन टॉपिक से आपको कोई क्लू ही नहीं मिल रहा था. तो उन सारे क्वेश्चंस के बारे में अब सोचने का ट्राई करो, क्योंकि अगर आप इन सारे क्वेश्चंस पे पहले आप अपना टाइम वेस्ट कर दोगे तो आप अपने बहुत सारे मार्क्स इसी तरीके से लूज कर दोगे. जो हमारा मेन फोकस होना चाहिए मॉक टेस्ट या कोई एक्चुअल पेपर में, वो होना चाहिए कि हम कम टाइम में किस तरीके से अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सके और किस तरीके से कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक को अवॉइड कर सके. अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो भी जाती है तो हम उसे टाइम रहते पकड़ ले, कैच कर ले, या रिवीजन के टाइम पे
हम उसे ट्रैक कर ले कि हाँ इस पर्टिकुलर स्टेप में हमने कैलकुलेशन मिस्टेक करा होगा, और फाइनली उसे हम सुधार करके अपने आंसर को करेक्ट कर ले और सही ऑप्शन को हम मार्क करते हुए वापस आए। तो अगर आप ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो कि पहले आप अपने सब्जेक्ट के स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली पेपर को अटेम्प्ट करना शुरू करो, और थ्री स्टेप्स में आपने पेपर को अटेम्प्ट करा। फर्स्ट स्टेप में वो सारे क्वेश्चन जिस पे आप 100% कॉन्फिडेंट थे। सेकंड स्टेप में वो सारे क्वेश्चन जिस पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल अबाउट 50% था। थर्ड स्टेप पे वो सारे क्वेश्चन जिसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल 0 था। अगर आप इन 3 स्टेप्स को फॉलो करते हो एग्जाम अटेम्प्ट करने में, तो आपका मार्क्स आपकी कैपेबिलिटी को बेस्ट तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। सो ये थी पेपर को अटेम्प्ट करने की टिप। तो अब दूसरी टिप है मॉक एग्जाम्स और एक्चुअल एग्जाम्स में आप किस तरीके के शेड्यूल को ऑल ओवर द डे फॉलो करोगे। तो मैं ये आपको एडवाइस दूंगा कि आप फाइनल एग्जाम में जिस तरीके का शेड्यूल को फॉलो करने वाले हो, जैसे आप मॉर्निंग अगर 9 o'clock का शिफ्ट है आपका, तो आप मॉर्निंग 6 o'clock को उठोगे। ऐसा नहीं है कि आप मॉक एग्जाम में 8 o'clock उठ रहे हो और एक्चुअल एग्जाम में आप 6 o'clock उठ रहे हो। तो ये शेड्यूल को आपको डेली फॉलो करना है, क्योंकि आपको आपकी सिटिंग अरेंजमेंट मिल जाएगी, आपकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन और शिफ्ट ऑफ एग्जामिनेशन आपको मिल जाएगा। तो आपको अपने शिफ्ट के अकॉर्डिंगली, अगर 9 o'clock शिफ्ट है तो 3 o'clock 6 o'clock मॉर्निंग में उठना है। अगर आपका 12 o'clock शिफ्ट है तो आप 11 o'clock या 10 o'clock तक रेडी होकर के कहीं पे आइसोलेटेड प्लेस पे बैठ जाओ, ताकि आपको एक एग्जाम का फीलिंग आए, जो कि आप अगर 10 days तक कंटिन्यूअसली फॉलो करते हो अपने मॉक शेड्यूल की तरह, तो वो आपको हेल्प करेगा कंटिन्यूटी मेंटेन रखने में एक फाइनल डी डे के दिन। तो उस दिन आपको कुछ ज्यादा वो स्पेशल फीलिंग नहीं आएगा, और वो कंटिन्यूटी के मोड में ही आपका पेपर, जिस तरीके से आपने मॉक के लिए तैयारी करा है, आप मॉक पे करते आ रहे हो, उसी तरीके से वो डी डे के दिन में आएगा। और उस दिन ऐसा कोई भी न्यू तरीके का मूड नहीं होना चाहिए कि आज आपने क्वेश्चन पेपर को किसी अलग तरीके से अटेम्प्ट करा, या आज आपने पानी ज्यादा पी लिया, या खाना आपने कुछ अलग खा लिया। वो आपका एक शैली जो है मेंटेन करना है 10 days ऑफ मॉक के दौरान, प्लस फाइनल डे के दिन, कि आपका जो ब्रेकफास्ट का शेड्यूल है या लंच का शेड्यूल है, प्लस आपका वाटर इनटेक शेड्यूल, आपका एनर्जी इनटेक शेड्यूल। लाइक बहुत सारे बच्चे प्रेफर करते हैं एग्जाम के पहले चॉकलेट्स खाना या कोई एनर्जी ड्रिंक पीना। तो वो सारे शेड्यूल को अगर आप फॉलो करते हो डिलीजेंटली, तो उसे मॉक टेस्ट के दौरान भी आप फॉलो करो। अब किसी भी क्वेश्चन के आंसर को एग्जामिनेशन में किस तरीके से रिवाइज करना है, तो उसके लिए मैं आपको एक टिप दूंगा कि ट्राई करो आप न्यूमेरिकल को जितने पेशेंटली हो सकता है उतने अच्छे तरीके से सॉल्व करो, ताकि आपको उसे दोबारा रिवाइज करने की जरूरत ना हो। और जो न्यूमेरिकल के अलावा जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, उन एमसीक्यू क्वेश्चंस को आप एटलीस्ट एक बार रिवाइज कर लिया करो। जैसे ही आप उस क्वेश्चन को ड्रॉप करने वाले हो या उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने वाले हो, आप बस एक बार देख लिया करो कि ओके क्वेश्चन का लाइन ये था, कहीं इनकरेक्ट या नॉट, कहीं पे ऐसा कुछ वर्ड नहीं है जो मैंने मिस कर दिया, और आंसर जस्ट अपोजिट आ जाएगा। तो उन सारी चीजों को, कीवर्ड्स को आप ट्रैक कर लो कि आपने वो चीज देखा है कि नहीं। फिर आप अपने चारों ऑप्शंस को एक बार चेक कर लो कि हाँ चारों ऑप्शन में जो मैंने ऑप्शन मारा है वो कहीं पे वैलिडेटेड ऑप्शन भी है कि नहीं। ऐसा नहीं कि वो आपसे ए के बारे में पूछ रहा हो और आप आंसर बी मार्क करके आ रहे हो। अब आते हैं हम लोग सब्जेक्ट के कंटेंट पे। तो जेईई मेंस का सिलेबस ब्रॉडली 2 सब पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है कोर सिलेबस ऑफ जेईई मेंस, सेकंड है एक्स्ट्रा सिलेबस ऑफ जेईई मेंस। तो जो कोर सिलेबस ऑफ जेईई मेंस है वो नॉर्मल सब्जेक्ट टॉपिक्स हैं जो कि आप लोग 2 साल से पढ़ते आ रहे हो जेईई मेंस या जेईई एडवांस की तैयारी के लिए। तो उन सारे चीजों को आप लास्ट 10 days में जितना कम हो सके उतना कम रिवाइज करो। आपको जो रिवाइज करना है उन कोर टॉपिक्स में से वो है उनके फॉर्मूले और उनके स्टेटमेंट्स और इक्वेशंस। आप ट्राई करो कि उन सारे फॉर्मूले और इक्वेशंस को आप अपने फिंगर टिप्स पे रखो। उन सभी को आप जितने अच्छे तरीके से हो सकता है बाय हार्ट याद कर लो, ताकि एग्जाम में, मॉक टेस्ट या फाइनल एग्जाम में आपको उनको सोचने में ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। रिएक्शंस जो हैं केमिस्ट्री के, उन रिएक्शंस को भी आप बाय हार्ट याद कर लो अगर वो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है तो। और अगर आपको लगता है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है या ये बिल्कुल एडवांस लेवल का एक रिएक्शन है, तो आप उन्हें ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि जेईई मेंस में ज्यादा टफ रिएक्शंस नहीं पूछे जाते हैं। अब जो एक्स्ट्रा सिलेबस का पोर्शन है वो ब्रॉडली तीनों सब्जेक्ट में इक्वली डिवाइडेड है, बट मोस्ट ऑफ द जो कंटेंट है, क्वेश्चंस हैं, वो केमिस्ट्री के पोर्शन से आते हैं। और मैथ्स में भी ऑलमोस्ट 3 to 4 क्वेश्चन आ जाते हैं एक्स्ट्रा सिलेबस से।
और फिजिक्स की अगर बात करें तो फिजिक्स में ज्यादा नहीं 2-3 क्वेश्चन ही बनते हैं एक्स्ट्रा सिलेबस से। तो अगर आपको एक्स्ट्रा सिलेबस में अच्छा स्कोर करना है तो सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि आप केमिस्ट्री एक्स्ट्रा सिलेबस पोर्शन पे ज्यादा फोकस करो, जो कि ज्यादा कंटेंट भी रखता है और उसमें क्वेश्चंस भी ज्यादा आते हैं। लगभग 6 to 7 क्वेश्चन केमिस्ट्री के एक्स्ट्रा सिलेबस के ही होते हैं। और सेकेंड लेवल पे मैथ्स आता है। मैथ्स के आप एक्स्ट्रा सिलेबस को जल्दी जो है वो कवर कर सकते हो, बट उसके क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं केमिस्ट्री से। और फिजिक्स का जो एक्स्ट्रा सिलेबस है वो थोड़ा टफ है, थोड़ा ट्रिकी है, और उन सारे चीज़ों को कवर करने में आपको हो सकता है थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए उन चीज़ों को समझते हुए कवर करने में, और उसके आउटकम में आपको जो रिलेटिव प्रोपोर्शन है क्वेश्चंस के वो भी थोड़े कम ही मिलेंगे। तो ज़्यादा आप फोकस करो केमिस्ट्री और मैथ्स के एक्स्ट्रा सिलेबस पोर्शन को कवर करने के लिए। अब मैं डिस्कस करूंगा एक्स्ट्रा सिलेबस पोर्शंस है क्या एक्चुअली। तो केमिस्ट्री में अगर बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो चैप्टर्स हैं जैसे कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, प्लस अगर हम एलिमेंट्स का पीरियोडिक टेबल का बात करें तो हर ग्रुप, हर ब्लॉक का, हर एक ग्रुप का जो एलिमेंट्स हैं उन सब के यूजेस, जैसे सोडियम का यूज, पोटेशियम का यूज, कैल्शियम का यूज, क्लोरीन का यूज, सल्फर का यूज, ये बहुत सारे यूजेस पूछे जाते हैं। साथ में अगर कंपाउंड्स का बात करें, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं जैसे सिस्प्लैटिन, फेरोडॉक्सिन, ये सारे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके यूजेस के बारे में जनरली पूछा जाता है एग्जाम में। तो इन सारे चैप्टर्स को आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है, इन सारे को डेटा को अच्छे तरीके से याद करना है। फिर जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का मैंने सबसे पहले बोला, उसमें बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स या डिफरेंट मेटल्स इन वाटर, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो आपको ये चीज टिप्स पे याद रहने चाहिए अगर आप चाहते हो कि एक्स्ट्रा सिलेबस में आपको अच्छे स्कोर आए। तो सिमिलरली अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आता है ये पूरे जेईई मेंस के पेपर में केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में बहुत सारे ड्रग्स के बारे में बताया गया है कि ये मेडिकल ड्रग क्या काम करते हैं, या ये पर्टिकुलर ऑइंटमेंट क्या काम करता है, या कौन डिसइंफेक्टेंट का काम करता है, कौन एंटीसेप्टिक का काम करता है, ये सारी चीजों को याद करना जरूरी है। साथ में इसके साथ पॉलीमर्स, जो कि जेईई एडवांस का भी टॉपिक है, तो पॉलीमर्स के यूजेस ये जेईई मेंस का टॉपिक बन जाता है। जेईई एडवांस में बेसिकली पॉलीमर्स के फॉर्मेशन ये सब का टॉपिक को डील किया जाता है, बट यूजेस वगैरह ये सारे जेईई मेंस के टॉपिक हैं। और प्लस अगर बायोमॉलिक्यूल्स का बात करें तो बायोमॉलिक्यूल्स में डीएनए, बहुत सारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब के बारे में जो डेटा है वो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ये आपको जेईई मेंस के सिलेबस में आ जाएंगे। और अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें आपको टाइट्रेशन, ये ओलियम कॉन्सेंट्रेशन, वॉल्यूम स्ट्रेंथ, और बहुत सारे प्यूरिफिकेशन मेथड्स, ये सारे जो चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी के इनिशियल चैप्टर्स ऑर्गेनिक के, ये एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन और एस्टिमेशन के प्रॉब्लम्स, ये फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन आता है, थोड़ा कैलकुलेटिव होता है, बट ये भी एक्स्ट्रा सिलेबस का पोर्शन है। और जब अगर हम देखें फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में, तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का एक्स्ट्रा सिलेबस का वेटेज ज्यादा होता है, फिजिकल से थोड़े कम ही क्वेश्चन आते हैं एक्स्ट्रा सिलेबस में। और अगर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं मैथ्स, तो मैथ्स में टॉपिक्स हैं मैथमेटिकल रीजनिंग, फिर प्रोबेबिलिटी और बूलियन अलजेब्रा, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो हेवी वेटेज ये कैरी करते हैं एक्स्ट्रा सिलेबस के। तो अगर आप चाहो तो इन तीनों टॉपिक्स को मैथ्स के एक दिन में ही लगभग 3 से 4 घंटे में कवर कर सकते हो इजीली, और समझने के बाद इन सारे के क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी कर सकते हो आप 100% एक्यूरेसी के साथ। तो ट्राई करो कि इन सारे टॉपिक्स को बिफोर जेईई मेंस एटलीस्ट कवर कर लिया करो, और ताकि आपको एक्स्ट्रा सिलेबस के इन सारे क्वेश्चंस में इजीली मार्क्स अवेलेबल हो जाए, आप इनको ड्रॉप ना करो ताकि आपके इजी जो मार्क्स मिल रहे हैं वो किसी और बच्चे को मिल जाए और आपको ना मिले। और अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में चैप्टर्स है जैसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनमें बहुत सारे इक्वेशंस होते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं जो कि थोड़े लेंदी फॉर्मूले होते हैं, आपको उसमें कंडीशंस बहुत सारे याद करने होते हैं। सेकंड जो है वो हमारा सेमीकंडक्टर्स वाला चैप्टर है, उसमें बहुत सारे डेटा हैं, आपको डायोड के बारे में पढ़ना होगा, आपको एनपी जंक्शन के बारे में पढ़ना होगा, आपको उसमें ट्रांजिस्टर्स के बारे में पढ़ना होगा, तो उसमें भी बहुत सारा डेटा है, बट उससे क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते हैं, एक दो ही क्वेश्चन आते हैं। तो ये बिल्कुल आप अपने लास्ट प्रायोरिटी में रखना एक्स्ट्रा सिलेबस में, कि अगर आपने केमिस्ट्री और मैथ्स को कंप्लीट कर लिया है ताकि उसके बाद ही आप फिजिक्स के
एक्स्ट्रा सिलेबस को टच करो। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने मार्क्स को मैक्सिमाइज करना है। आपने ये नहीं देखना है कि मैंने फिजिक्स का ये पोर्शन कंप्लीट करा कि नहीं, मैंने मैथ्स का करा कि नहीं। हमें जेईई मेंस में अपना मार्क्स मैक्सिमाइज करना है। और इन सारे टॉपिक्स के साथ साथ फिजिक्स में और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा सिलेबस के टॉपिक्स हैं, जैसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो कि आपके फिजिक्स लैब के लिए असाइंड होते हैं। हम लोग को बहुत सारे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स वगैरह के एक्सपेरिमेंट्स हैं, साथ में रेनॉल्ड्स नंबर, ये सारे बहुत सारे टॉपिक्स हैं फिजिक्स के एक्स्ट्रा सिलेबस के जो हमें कवर करने होते हैं। तो अगर आप 2 क्वेश्चन के कॉस्ट पे इतने सारे टॉपिक को कवर करो तो उसके पहले आपको एटलीस्ट बाकी सारे जो इजी क्वेश्चन आपको मार्क्स अवेलेबल करा रहे हैं इजीली, तो उन सारे को आप 100% एक्यूरेसी के साथ जब तक अटेम्प्ट ना करो तो इन सारे क्वेश्चंस के लिए आना बेवकूफ़ी ही होगी। और फाइनली मैं ये आपको एडवाइस दूंगा कि आप अपने मॉक टेस्ट के दौरान जो भी क्वेश्चंस आपसे मिस्टेक हो रहे हैं, जैसे हो सकता है वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो, या हो सकता है कोई डेटा मिस्टेक हो, आपको डेटा याद ना हो, या कोई फॉर्मूले मिस्टेक हो, या कॉन्सेप्ट मिस्टेक हो, आप उन सारे के टॉपिक्स को तुरंत रेफर करो बुक में, एनसीईआरटी में। और खास करके ये 10 डेज में आप एनसीईआरटी को अपना बाइबल समझो कि एनसीईआरटी इज टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। आपको जो भी डाउट होता है आप केवल एनसीईआरटी को रेफर करो। गूगल पे आप चाहो तो रेफर कर सकते हो, और साथ ही में एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स को इन डिटेल पढ़ो। और जो भी आपको मिस्टेक्स एग्जाम मॉक एग्जाम्स में हो रहे हैं उन सारे चीजों को एनसीईआरटी पे से रेफर करो। उनका एक नोट्स बनाओ कि हाँ मैंने ये पॉइंट पे ये एरर करा है, या मैंने ये कॉन्सेप्ट को भूला तो मैंने ये एरर करा है। तो ऐसे अपना एक छोटा सा एरर लिस्ट तैयार करो, जो कि आप हर अपने नेक्स्ट मॉक के पहले वो उस एरर लिस्ट को देखो, और अपने उस नेक्स्ट मॉक में आप उन मिस्टेक्स को ना करो जो आपने पहले मिस्टेक्स कर रखा है। और सेम एरर लिस्ट को आपको कैरी करके ले जाना है एग्जामिनेशन सेंटर से पहले। और जो एग्जामिनेशन सेंटर से पहले आप बाहर में बैठते हो, या आप अपने कार में बैठे हो अपने टर्न आने का, तो उसके पहले आपको उसी एरर लिस्ट के साथ गो थ्रू करना है, ताकि आप वो मिस्टेक उस पर्टिकुलर दिन ना करके आओ। और अगर प्रैक्टिस करने की बात हो तो मॉक टेस्ट के अलावा अगर आप इनफॉर्मल प्रैक्टिस कर रहे हो तो मैं बोलूंगा कि ट्राई करो जितना हो सके मॉक टेस्ट के फॉर्म में ही प्रैक्टिस करो। अपने टाइम को कंस्ट्रेंट करो, अपने टाइम को मैनेज करो कि आप कितने टाइम में कितने क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो। तो ये एक तरीका होगा आपको टाइम मैनेजमेंट में एज दिलाने के लिए एक्चुअल एग्जाम में। और अगर तब भी आप ट्राई चाहते हो कि आप इनफॉर्मली प्रैक्टिस करो क्वेश्चन को, तो मैं एडवाइस दूंगा कि आप एक्स्ट्रा सिलेबस के प्रायोरिटी रखते हुए प्रीवियस ईयर मेंस के ही क्वेश्चन को ट्राई करो। ये बहुत सारे बुकलेट अवेलेबल हैं जिसमें कंपाइल्ड वर्जन है टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस का, तो आप उन टॉपिक वाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ताकि एक पर्टिकुलर टॉपिक से आपके सारे क्वेश्चंस का जो पॉसिबल क्वेश्चंस का टाइप है वो सारे कवर हो जाए, और आपका उस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप उसे 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर लो। तो इसी के साथ मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहूंगा, और आप अपने पोटेंशियल का 100% एग्जाम में दे करके आओ, और ट्राई करो कि आप अपने रैंक को किसी और को ना देना है, और किसी दूसरे का रैंक छीनना भी नहीं है। जो जितना डिजर्विंग है उसको उसके अकॉर्डिंगली रैंक मिलना चाहिए। आपने अगर मेहनत करा है तो आपको पक्का आईआईटी में एक सीट मिलेगी ही मिलेगी। आप जेईई मेंस को अच्छे तरीके से क्वालिफाई करोगे, और साथ ही जेईई एडवांस में भी आपने अच्छे तरीके से क्वालिफाई करना है, अगर आपने मन लगा के तैयारी की है और अपना 100% आप एग्जाम में देते हो तो। सो फाइनली इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आपको ये टिप्स हेल्पफुल फील हो एक्चुअल एग्जाम के बाद तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर के जरूर टाइप करना कि आपका कैसा एक्सपीरियंस, क्या मेरे टिप्स ने आपको हेल्प किया कि नहीं, आपके एग्जाम में जितने मार्क्स आ रहे थे वो बूस्टअप हुए कि फाइनली आप अपने रैंक को इम्प्रूव करने में कामयाब रहे कि नहीं। सो एट लास्ट ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड डू गिव योर बेस्ट इन द जेईई एग्जाम।